प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जिस टॉपिक को पढ़ा था, आज उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर हम लोग बातें करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गॉस की प्रमेय क्या है या गॉस की प्रमेय का नियम क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं, जो कि हेडिंग पड़ी हुई है कि अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई अनंत लंबाई का चालक तार है और उस चालक तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले इसका एक दो स्टेप हम लोग समझ लेते हैं, पूरी डेरिवेशन में करना क्या है। और यही जो प्रोसेस है ये इसके गॉस की प्रमेय के जितने भी अनुप्रयोग हैं सब में यूज होगा आपका। ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या है। जैसे पहला प्रोसेस हमारा ये है भाई, जो हमारा पृष्ठ मान रहे हैं, जो भी सरफेस हम लोग मान रहे हैं, उस पर हम टोटल आवेश का मान निकालें। मतलब कि हमारा प्रोसेस क्या है कि सबसे पहला काम क्या है, हमें आवेश का मान निकालना है। जिस भी सरफेस की बात करेगा, उस सरफेस या उस पृष्ठ पर सबसे पहले हम आवेश को निकालेंगे। फिर आवेश आने के बाद में हम लोग उसका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। आवेश के बाद वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे और जैसे ही वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, टोटल निकालने के लिए हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी फाइल ली आ जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको समझने से पहले या समझते हैं और इसके साथ साथ इसका डेरिवेशन भी हम लोग समझते चलते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई का तार मानते हैं। मतलब कोई अनंत लंबाई का क्या है, चालक तार है और इस चालक तार पर क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया है कि जब प्लस क्यू आवेश हम देते हैं तो उसके कारण या कोई भी चालक अगर धनावेशित है तो उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। क्या होती है, पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। अर्थात यहाँ पर हर जगह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपके पृष्ठ से बाहर होगी। अगर यहीं पे माइनस होता तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती ये पृष्ठ के लंबवत क्या होती बच्चों, अंदर की ओर। क्लियर है। तो चूंकि यहाँ पर जो अनंत लंबाई का चालक तार माना गया है, इस पर चार्ज कौन सा है, धनावेशित चार्ज है या प्लस चार्ज है। तो आप जरा समझिए, इन चीजों को जो प्लस चार्ज दिया गया है ये कोई तार पे ही दिया गया है। जैसे तार को सपोज दैट ये मार्कर है, लेकिन हम लोग समझ लें कि ये कोई क्या है, तार है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है। तो भाई एक साथ तो हम अनंत की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो हम कुछ लंबाई को यहाँ अभी मानेंगे। लेकिन समझिए, जैसे इस पर प्लस चार्ज है तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। इस साइड पे पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पे इसको समझने पर हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो इसके लिए हम इसके चारों तरफ कोई ऐसा पार्ट मान लें जिस पार्ट से हम लोग होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल पाए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा बेलनाकार शेप की आकृति को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, बेलनाकार पृष्ठ है। इसको हम मान रहे हैं कि ये आपका एक बेलनाकार पृष्ठ है और इस बेलनाकार पृष्ठ में हम लोग तीन सरफेस देखेंगे और इन तीनों सरफेस पे हमें क्या करना है, बारी बारी से वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालना है। और जब वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें सबको ऐड कर देना है और ऐड करने पे ही जो मान निकालना है वो बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें ये चीजें दिखाई दे रहा है या हम लोग ये चीज देख पा रहे हैं कि ये जो आपका तार है
इस तार की जो लंबाई है ये अनंत है, ऐसा हेडिंग में पड़ा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हम जितना क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं इसकी लंबाई क्या मान ले रहे हैं, स्मॉल एल है। ये हमारी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। तो आप जरा ध्यान दो, हम अभी आपसे कह रहे हैं कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल अवयव होता है हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो आप जरा देखिए, अगर यहाँ पे हम ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, जैसे इसका ऊपरी वाला सरफेस ये, इसका नीचे वाला सरफेस है, और ये जो आपका शेप दिख रहा है ये इसका वक्र पृष्ठ है, ठीक है। तो अगर यहाँ ऊपर वाले सरफेस को या पृष्ठ को हम क्या मान लें, S1 मान ले रहे हैं, सरफेस S1 या A1 दोनों मान सकते हैं। दूसरा, ये हमें एक क्रॉस सेक्शन दिखेगा, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, S2 मान ले रहे हैं। और तीसरा, जैसे ऊपर है ऐसे ही आपको नीचे दिखेगा, इसको भी हम क्या मान ले रहे हैं, S3। क्या मान ले रहे हैं, S3 मान ले रहे हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर ऊपर वाले सरफेस की बात मैं करूंगा तो आप बताइए, जो आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो हमेशा पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होगा, क्योंकि ये आपका प्लस चार्ज है या धनावेशित या धनावेश है। तो आप बताओ ई क्या होगा, बाहर की तरफ कार्य करेगा। दूसरी चीज हम कह रहे हैं, इस पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल अवयव है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो इस सरफेस पे अगर निकालना चाहेंगे तो बाहर की तरफ होगा, अर्थात यहाँ पे हम कहना चाहें तो ये क्षेत्रफल अवयव जो हमारा है जिसे हम कह रहे हैं ds, ये ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ds1 भी मान सकते हैं, सही है। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूं कि S2 है, ये हमने क्रॉस सेक्शन पूरा कंसीडर किया है, इस पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये बाहर की तरफ कार्य कर रही है। और दूसरी चीज, इसका जो क्षेत्रफल अवयव है, इसका क्षेत्रफल अवयव क्या, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है, बाहर की तरफ क्षेत्रफल आपका है, और यहाँ पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र है ये भी बाहर की तरफ है, अर्थात इन दोनों की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। इसको हम क्या मान ले रहे हैं, ds2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो आपका पृष्ठ है, इस पर आपको मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की तरफ है। इसका जो क्षेत्रफल अवयव है वो क्या हो जाएगा, लंबवत पृष्ठ के बाहर होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या आ जाएगा, ds3। क्या हो जाएगा, ds3। तो हमें यहां से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, हमें यहां से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, हमें यहां से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे वही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मालूम है कि गॉस की प्रमेय क्या बताया गया है, फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds लिख सकते हैं या dA, बात वही है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन 0। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ले रहे हैं, ठीक है। हमें मालूम है एक चीज, अभी हमने आपसे बताया कि जो इसका आवेश का जो घनत्व है, ये घनत्व में हम आयतन घनत्व की बात करेंगे, रेखीय घनत्व की बात करेंगे और क्षेत्रीय घनत्व या पृष्ठीय घनत्व की बात करेंगे। तो ये आपका जो आवेश निकालने का बनेगा, जब हम रेखीय घनत्व की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे रेखीय घनत्व की, तो इसका जो फार्मूला आपको मिलेगा वो लैम्डा बाई लैम्डा इंटू सॉरी, ये आपका रेखीय घनत्व जो हो जाएगा लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, Q बाई L। अगर हम पृष्ठीय घनत्व की बात करेंगे तो इसके स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय घनत्व बराबर Q बाई क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर हमें आयतन घनत्व की बात करनी है तो आयतन घनत्व में Q बाई V की बात हो जाएगा, मतलब कि पृष्ठीय घनत्व में क्षेत्रफल और आयतन घनत्व में
आपका आयतन और यहाँ रेखीय घनत्व में यहाँ पे लंबाई की बात होगी, तो वो अगले में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ रेखीय घनत्व का हमें मेंशन करना है। तो हमें मालूम है कि लैम्डा बराबर क्या होता है, Q बाई L। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो Q बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर दें, इसका मान रख दें, लिखेंगे। इसलिए समीकरण नंबर 1 क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर आप कहेंगे Q के स्थान पे क्या हो जाएगा, लैम्डा L और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पहले पृष्ठ के कारण इसका हम नॉमिनेशन कर ले A, इसको हम मान ले क्या B और इसको क्या मान ले C। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बिंदु या बिंदु, हाँ ठीक है, बिंदु A पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि आपका हो जाएगा D फाई 1 मान ले रहे हैं, EDS1 कॉस क्या होता है थीटा। चूंकि आपको गॉस वैद्युत फ्लक्स बताया गया है फाई बराबर EDA कॉस थीटा, तो हम इस पृष्ठ पे निकालेंगे। तो जो कि हमें मालूम है यहाँ थीटा का मान क्या है, 90 है, क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ थीटा का मान क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। थीटा का मान यहाँ क्या है, 90 है। तो हम इन चीजों को देखेंगे। तो ए वाले पृष्ठ पे थीटा का मान क्या है, 90। तो D फाई 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, EDS1 cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो cos 90 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो D फाई 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, बिंदु B पर वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, D फाई 2 इक्वल टू D EDS2 cos थीटा और D फाई 2 इक्वल टू EDS2 और cos 90, सॉरी cos क्या है आपका 0, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे कि cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यानी यहाँ पे EDS2 इंटू क्या आ जाएगा 1। इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन हम लोग अपने सुविधा के लिए मानते हैं। इक्वेशन कितना भी मानते हैं वो अपने सुविधा के लिए, इससे हमें चीजों को रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, तथा C से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, D फाई 3 इक्वल टू E क्या हो जाएगा, DS3 cos थीटा। चूंकि थीटा बराबर क्या है बच्चों 90, तो D फाई 3 बराबर EDS3 और cos 90। cos 90 का मान क्या आ जाएगा, DS3, इसकी वैल्यू क्या 0, अर्थात ये D फाई 3 बराबर क्या आ जाएगा, फाइनली इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले रहे हैं, आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है, जो चीजें करना था हम लोगों ने टोटल इसको सॉल्व कर लिया है। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेलन हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे 0 हो रही है, बस इसके वक्र पृष्ठ की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr_l। सही है, तो यानी यहाँ पे अब इसलिए लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई मान लें, D फाई 1, D फाई 2, D फाई 3
इक्वल टू ये आपका 5 के बराबर आएगा। अब समीकरण नंबर कहाँ से, समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2, 3, 4 और इसका 5 का मान क्या कर दें, रख दें, तो लिखेंगे समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या होगा भाई, समीकरण नंबर 1 से लैम्डा एल अपान कितना एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, यहां हम देखेंगे d∅1 की वैल्यू क्या है 0, d∅2 की वैल्यू कितना है, आप कहेंगे सर E, और ये आपका ds2 है और प्लस अगली वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो आपका ds2 है ये बेलन का वक्रपृष्ठ है, तो हम यहाँ लिखेंगे जो कि बेलन का वक्रपृष्ठ तो आपका 2πr होता है, तो लैम्डा एल अपान कितना एप्सिलॉन 0 E इंटू 2πr l। अगर यहाँ तार की लंबाई l है तो हम लोग l को काउंट कर रहे हैं, अगर ये लंबाई l ना होती और कुछ हम लोग माने होते तो वहां पे उसकी लंबाई को वही चीजें यूज किया जाता। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि l से l क्या हो गया कैंसिल, हमें निकालना क्या था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम केवल E को इधर रोकने वाले हैं, बाकी चीजों को इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो आप बताओ ये क्या हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन 0, फिर आपका क्या बचेगा लैम्डा, क्या बचेगा लैम्डा बाई, और लास्ट में बचा आपका टर्म क्या है r, या इसको हम ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं E बराबर 1/2π एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई r, या इसको 4 के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं E बराबर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लें 1/4π एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई r। ये हम लोग अपने सुविधा के लिए सवालों में यूज करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया डेरिवेशन, जो कि हर एग्जाम पॉइंट